आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्टडी प्लान लेकर आया हूं, एक ऐसा स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो डैम श्योर आपके 12th क्लास में अब भी 90 प्लस आ सकते हैं। टाइम टेबल बना दिया, 8 घंटे पढ़ेंगे, बट 8 घंटे तो कोई भी नहीं पढ़ सकता है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 100 डेज है राइट नाउ। आज से काउंट डाउन शुरू हो गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई। 8 दिन पर सब्जेक्ट, 8 डेज पर चैप्टर। हर चैप्टर को अगर मैं 8 दिन देता हूं तो भी मेरा चैप्टर बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा डेट शीट आ गई है और बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये भी कहा कि सर डेट शीट को लेकर मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूं, तो बताओ अब मैं कैसे तैयारी करूं। अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा और अब इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि उस डर के कारण भी हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो कुछ ऐसा प्लान बना दो, कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी बना दो जिसकी वजह से हम आराम से पढ़ लें और अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वो भी फुल डेडिकेशन के साथ। तो क्या हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे? तो आंसर इज यस। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्टडी प्लान लेकर आया हूं, एक ऐसा स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो डैम श्योर आपके 12th क्लास में अब भी 90 प्लस आ सकते हैं। कैसे सर? तो बेटा सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमारे पास डेज कितने रिमेनिंग है। देखो ये बात तो कंफर्म है कि जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे तो याद रखना आप प्लानिंग करते हो फेल होने की। इसीलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है और ऐसा कोई प्लान बनाओ जिसको एग्जीक्यूट भी कर पाए। ऐसा नहीं कि हमने एक टाइम टेबल बना दिया, 8 घंटे पढ़ेंगे, बट 8 घंटे तो कोई भी नहीं पढ़ सकता है, कोई भी नहीं पढ़ता है। सर हम 10 घंटे, हम वो एक दिन के अंदर 12 घंटे पढ़ेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। आप 12वीं क्लास में हो, कैसे सर? सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कितने डेज रिमेनिंग है। तो हम बात करेंगे रिमेनिंग डेज के बारे में कि सर हमारे पास कितने बचे हुए दिन हैं। तो बेटा देखो, टुडे इज 2 नवंबर, आज 2 नवंबर है। तो नवंबर के तो हमारे पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ नवंबर के बचे हैं 28 डेज, राइट, 28 दिन। दिसंबर के मेरे पास है 31 डेज, 31 दिन। और जनवरी के मेरे पास बचे हैं 31 डेज, 31 दिन। और फेब के, क्योंकि फर्स्ट पेपर मेरा 17-18 फेब को है, तो फर्स्ट पेपर के लिए भी कुछ टाइम पीरियड चाहिए, तो मैं फेब के सिर्फ 10 दिन ले रहा हूं, 10 डेज, क्योंकि उसके बाद तो हर बच्चा उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस पे लग जाएगा जिसका पहला पेपर होगा, मतलब बाकी सब्जेक्ट को वो ध्यान नहीं देगा। तो मेरे पास टोटल कितने दिन बच गए जरा चेक करो। 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100। आप जानते हो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 100 डेज है राइट नाउ। आज से काउंट डाउन शुरू हो गया, उल्टी गिनती शुरू होगी। आज 100 डेज में बोल रहा हूं, कल मैं बोलूंगा 99 डेज बचा, परसों बोलूंगा 98 डेज बचा। मतलब अब हमारे पास कितने दिन बचे हैं? सिर्फ 100 डेज है। इस 100 डेज में हमें अपना बेड़ा पार करना है, 12वीं क्लास के बोर्ड के एग्जाम को क्लियर करना है। कैसे? तो आयो सबसे पहले बात करते हैं, क्या आप जानते हो हमारे पास कितने चैप्टर है? सर हाँ, हमें पता है। अगर मैं बात करूं पहले बुक के बारे में, फर्स्ट बुक के बारे में, तो बेटा इसमें टोटल 7 चैप्टर है, जैसे फंडामेंटल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। तो 7 चैप्टर हैं हमारे पास फर्स्ट बुक के। अगर मैं सेकंड बुक की बात करूं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर हैं, इश्यू ऑफ शेयर और इश्यू ऑफ डिबेंचर। और अगर मैं बात करूं थर्ड बुक वॉल्यूम 3 के बारे में, तो इसमें मैं 3 चैप्टर को इंपॉर्टेंस देता हूं, बाकी थ्योरी बेस्ड है, जैसे रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक, बाकी हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट है, वो याद करने वाला चैप्टर है, वो जल्दी हो जाता है, 1-2 घंटे भी रिवाइज करोगे हो जाएगा, बाकी थ्योरी है। तो ओवरऑल मेरे पास कितने चैप्टर है सर? सर हमारे पास 12 चैप्टर है। और डेज कितने बताया आपको? 100। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं कि 100 डिवाइडेड बाई 12, तो अप्रोक्स 8 दिन, 8 डेज बनते हैं। अप्रोक्स 12 × 96, 96 डेज में ही कवर हो जाएगा, तो 4 दिन हमारा मार्जिन रह जाएगा। तो 8 दिन पर सब्जेक्ट, 8 डेज पर चैप्टर। हर चैप्टर को अगर मैं 8 दिन देता हूं
तो भी मेरा चैप्टर बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मैं 8 दिन निकाल के रखता हूं किसी भी चैप्टर के लिए, जस्ट लाइक कि सर मैं बात कर रहा हूं फंडामेंटल की, तो 8 दिन इज इनफ। कैसे इनफ है सुनना, आप इन 8 दिन को भी 2 टुकड़ों में तोड़ लेना। 4 से 5 दिन तो आप इसके कंसेप्ट में लगाना, 4 से 5 दिन आप इनके कंसेप्ट को रिवाइज करना, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, पास एडजस्टमेंट और गारंटी। ठीक है, 4 से 5 दिन। और जो 3 से 4 दिन हमारे पास बच जाएंगे, उन डेज में आप क्या करोगे सर? इन डेज में हम लोग करेंगे PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मतलब ये कि जिस चैप्टर के कंसेप्ट को हम रिवाइज करेंगे, उस चैप्टर के जो PYQ है उसे हैंड टू हैंड डील करेंगे। अब हमारे पास वक्त नहीं बचा कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर ले फिर PYQ करेंगे, ऐसा नहीं है सर। हम पहले कंसेप्ट डील करेंगे किसका? फंडामेंटल का, 4 से 5 दिन में, और फिर उस बचे हुए 3 से 4 दिन में हम PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सर एक बात बताओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान तरीका है। आप कोई भी सैंपल पेपर ले लो, कोई भी सैंपल पेपर, चाहे अरिहंत का ले लो, विवासन का ले लो, यूलाइक ले लो, या जो आपको अच्छा लगता है वो परचेज कर लो, और उसमें आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि हर क्वेश्चन में जो फंडामेंटल का चैप्टर है वो फिक्स नंबर पर आता है। ये इसी नंबर पाएगा, चाहे क्वेश्चन नंबर 18 हो, चाहे 19 हो या 20 हो। अगर पहले क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 18 पे आया तो दूसरे में भी 18 पे आएगा, तीसरे में भी, चौथा, हर जगह उसकी फिक्स होती है। जैसे अगर मैं बात करता हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो उसका नंबर फिक्स है, इश्यू ऑफ शेयर की नंबर फिक्स है, रिटायरमेंट, हर किसी का जो क्वेश्चन नंबर है वो फिक्स होता है। हाँ, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है किसी किसी पेपर में, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर देखोगे तो सबका नंबर सेम रहेगा। इट मींस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना उस सैंपल पेपर से, और जो भी फंडामेंटल के क्वेश्चन है, फंडामेंटल के, आप उसे ढूंढ ढूंढ कर सॉल्व करना। जब आप वो सारी सॉल्व कर ले, तो मान लो 10 पेपर हमने उठाए, उसमें से 10 क्वेश्चन मिल गए मुझे, तो इन 3-4 दिन में उन 10 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है, ज्यादा नहीं जाना है। देखो 2 तरीके हैं। एक, अगर हम अभी बुक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो इतना हमारे पास टाइम नहीं बचा, किसी भी बुक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में रिपीटेड आता है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं, एक चैप्टर हमारे पास आता है ना, इश्यू ऑफ शेयर, याद होगा आप लोगों को, इश्यू ऑफ शेयर सबसे महंगा है, हम जानते हैं। तो इसके लिए हमने 8 दिन निकाला, तो 4 से 5 दिन में तो हम क्या करने वाले हैं, इसके कंसेप्ट डिस्कस, कंसेप्ट, और उसके बाद जो 3 से 4 दिन हमारे पास बच गए, हम उसमें क्या करेंगे, PYQ के क्वेश्चंस, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और उसमें से इश्यू ऑफ शेयर के जितने भी क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी सर। इससे एक चैप्टर को करने में मुझे कितना दिन लगा? 8 दिन। तो 12 चैप्टर को करने में हमें कितने दिन लगेंगे? 96 डेज। 12 चैप्टर मल्टीप्लाई बाय 8 डेज, तो 96 डेज में आपके सारे कंसेप्ट कवर हो गए। उसके बाद फिर वो टाइम बाउंडेशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अभी करने बैठोगे तो अगर मान लो अभी किसी बच्चे ने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लिया, 80 नंबर का पेपर है जी, हमने सॉल्व करा, फंडामेंटल में अटक गए, एडमिशन में अटक गए, रिटायरमेंट में अटक गए, डेथ में अटक गए, तो ऐसे केसेस में जब हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, मैं उन बच्चों की बात करूं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, जो पूरे साल पढ़ते रहे, अभी तक जितना भी पढ़ा उनको अच्छे से आता है, सैंपल पर सॉल्व कर लो, पूरा क्वेश्चन पेपर 3 घंटे में सॉल्व करो। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, और ऐसा लग रहा है सर अब तो हमारे पास से टाइम निकल गया, फाइनल बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आ गई, अब हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी वक्त है, पूरे 100 दिन है तुम्हारे पास, और 100 डेज में तो दुनिया बदल सकती है। 100 डेज में एक नालायक बच्चा भी टॉपर बन सकता है अगर वो प्लानिंग के साथ काम करे। चलो ठीक है सर, 8 दिन कितने घंटे पढ़ना है? हाँ, अब कितने घंटे पढ़ना है उसके लिए एक बात सुनो। देखो बेटा, कुछ चैप्टर जो हमारे पास 12वीं क्लास में है, वो कुछ तो प्रैक्टिकल चैप्टर होते हैं, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, और कुछ हमारे पास थ्योरी बेस्ड होते हैं। जैसे अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो हमारे पास अकाउंट सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है जो प्रैक्टिस मांगता है, हमारे पास मैथमेटिक्स अगर है आपके पास तो, और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी, ये सारे प्रैक्टिकल में आते हैं। थ्योरी की बात करूं तो ये हमारा बिजनेस स्टडीज में कवर हो जाएगा,
इसके अलावा आपके पास अगर फिजिकल एजुकेशन है, ये थ्योरी में कवर होता है। इसके अलावा इंग्लिश या हिंदी, तो ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि जो थ्योरी सब्जेक्ट बनता है उसमें हम लगातार कॉन्टिन्यूसली 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं, नींद आने लगती है। लेकिन जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसे हम लगातार 3 घंटे 4 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसको दिन में 4 घंटे तो एटलीस्ट देंगे ही देंगे, एटलीस्ट। अब कैसे डिवाइड करेंगे अभी बताता हूं। और थ्योरी वाले सब्जेक्ट को हम दिन में कितने घंटे देंगे, 2 घंटे या मैक्सिमम 3 घंटे, इससे ज्यादा नहीं। और प्रैक्टिक वाले को 4 से 5 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। सर एक बात बताओ, 4 या 5 घंटे में तीनों सब्जेक्ट पढ़ना? नहीं, अब इसमें भी फाउंडेशन है। अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो इसे कम टाइम देंगे, और अगर आपका मैथ्स वीक है तो इसे ज्यादा टाइम दोगे। अगर अकाउंट स्ट्रांग है तो इसे कम टाइम देना, और अगर अकाउंट्स वीक है तो इसे ज्यादा टाइम देना। मतलब मैनेजमेंट इस तरह से रखना कि सर दोनों को पहले चेक कर लेना कि सर मेरा जो सब्जेक्ट थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग है हम उसको कम टाइम देंगे, लेकिन जो ज्यादा वीक है उसे ज्यादा टाइम देंगे। जैसे मान लो कोई बच्चा है जो कहता है सर मैथ्स में तो मेरे आराम से पास होने की पूरी उम्मीद है, तो आप इसमें थोड़ा कम टाइम दोगे, 4 में से सिर्फ 1 घंटा आप मैथ्स के लिए दोगे पर डे। और जो अकाउंट से वो थोड़ा वीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, तो आप इसे 2 घंटे दोगे एक दिन के अंदर। और मजे की बात बताऊं, इनमें तो ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं भैया, 1 घंटा भी दोगे आप तो स्टडी हो जाता है। और एक अंतिम बात और, सर आप जानते हो कि अगर मैं थ्योरी सब्जेक्ट की बात करूं तो इसे ना डेज में तैयार करना। सर मतलब दिन में, रात में नहीं पढ़ना। रात में थ्योरी पढ़ते हैं तो नींद आती है, और जब नींद आएगी तो आप बुक बंद करोगे और सो जाओगे। हमेशा रात में पढ़ने वाले सब्जेक्ट होते हैं प्रैक्टिकल, अकाउंट्स, मैथ्स। जब भी रात में स्टडी करने का प्लान बनाओ कि रात में 12 बजे बैठेंगे पढ़ने के लिए, 2 बजे तक पढ़ेंगे, 11 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक पढ़ेंगे, तो इसके लिए कौन सा टाइमिंग बेटर होगा, कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट होता है, अकाउंट्स या मैथ्स। क्योंकि इसको करते समय ना हमें नींद नहीं आती है, लेकिन थ्योरी याद करते समय हमें नींद आती है। तो इसलिए कोशिश करना कि थ्योरी सब्जेक्ट को दिन में पढ़ना और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को रात में। अब इसका ये मतलब नहीं कि दिन में हम अकाउंट्स नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, टाइम मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट जैसे बनता है आपका टाइम टेबल, क्योंकि आपकी लाइफ है तो आपको पता होगा कि कौन सा टाइम आपके लिए फ्री होता है और कौन सा टाइम आपके लिए फ्री नहीं होता है। बट बेसिकली हमेशा रात में पढ़ने से डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। और कोई मेरे से पूछे कि सर कब अच्छा समय होता है पढ़ने का, तो मैं बोलूंगा कि आप सुबह के 3 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक पढ़ो। सर ये कौन सा टाइम है? ये वो टाइम है जिसमें आपका फोन नहीं बजेगा, फोन नहीं बजेगा। लेकिन अगर आप सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 12, 2, 3, 4 बजे तक पढ़ने की, इवन शाम को 5, 6, 7, 8 बजे भी पढ़ने की कोशिश करोगे, आपका फोन पढ़ने नहीं देगा। क्योंकि आप इतने अच्छे हो कि फोन को साइलेंट करोगे नहीं, और फोन साइलेंट नहीं करोगे तो वो बार बार नोटिफिकेशन देगा, और नोटिफिकेशन देगा तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। तो बेस्ट तरीका क्या होता है कि रात के समय पढ़ो, 3 बजे सुबह पढ़ना स्टार्ट करो और सुबह 9 बजे तक पढ़ो। ये 6 घंटे आपका सबसे ज्यादा आउटपुट देगा, बहुत बढ़िया टाइम रहेगा। आप जल्दी सो जाओ, 9 बजे सो जाओ, शाम को 12, 1, 2 बजे तक, 3 बजे तक उठ जाओ, और 3 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक पढ़ो। आपका फोन ऑन भी रहेगा तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपके जितने भी डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग हैं वो सब सारे सो रहे होंगे। ठीक, तो दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट टाइमिंग फॉर स्टडी मेरे हिसाब से। बाकी देखो, मैं हर किसी का अपना अपना पर्सनल चॉइस होता है कि उसको कौन सा टाइम सुटेबल होता है, कौन सा डिस्ट्रैक्शन फ्री होता है, हमेशा उस टाइम पे पढ़ना। और अगर आपको लगता नहीं सर मुझे दिन में ही पढ़ना है, रात में मेरे से स्टडी नहीं होती है, तो आप फोन को साइलेंट नहीं, स्विच ऑफ करके पढ़ना। ठीक, एनीवे, तो वापस आते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट है आप उसे टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर पढ़ोगे तो आराम से, आज भी टाइम है हमारे पास कि आप स्कोर कर सकते हो, 90+ ला सकते हो। ठीक, कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हो, टाइम टेबल बनवाना हो तो आप भी मुझे बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।